Dear students, a very good morning to all. Welcome you all to BA Part 2nd English Literature class. Today we are going to discuss P.V. Shelley and his poem Ode to the West Wind. P.V. Shelley was born in 1792 in England. He is remembered for his lyrical poems which are intentionally revolutionary and imaginative. Shelley was destined for the Parliament and educated at Eton and Oxford, an education against which he rebelled in one of his pamphlets, The Necessity of Atheism, due to which he was sent down in 1811. In 1811, he married Harriet Bestbrook, a marriage which collapsed by 1814 when Shelley eloped with Mary Godwin. He is known as one of the major romantic poets. His major poems are The Revolt of Islam, that was composed in 1818, The Mask of Anarchy, that was composed in 1819, and Prometheus Unbound, that was composed in 1820. Like Byron, Shelley was inspired by the idealism of political action. He died at the age of 30 by drowning in a boat accident. यदि हम पीवी शैली की बात करें तो इनका जन्म 1792 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इन्हें ज़्यादातर इनकी लिरिकल पोएम्स जो हैं शॉर्ट लिरिकल पोएम्स के लिए जाना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी हैं और इमेजिनेटिव भी हैं। शैली वैसे तो पार्लियामेंट में जाना चाहते थे और इनकी एजुकेशन जो थी वो ईटन कॉलेज एंड ऑक्सफोर्ड में हुई थी, लेकिन इन्होंने जब एक पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म लिखा 1811 में, तो इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। और उसी साल 1811 ईस्वी में इन्होंने हैरियट वेस्टब्रुक के साथ मैरिज की और 1814 में इनकी मैरिज जो है वो ब्रेक हो गई थी, क्योंकि ये मैरी गॉडविन के साथ भाग गए थे। शैली की मेजर पोएम्स जो हैं वो है रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, जो कि 1818 ईस्वी में पब्लिश हुई थी, द मास्क ऑफ एनार्की, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1819, और प्रोमीथियस अनबाउंड 1820। बायरन की तरह ही शैली जो है वो आइडियलिज्म में विश्वास करते थे, पॉलिटिकल एक्शंस में विश्वास करते थे, और इनकी मृत्यु मात्र 30 साल की उम्र में एक बोट एक्सीडेंट में डूबने की वजह से हो गई थी 1822 ईस्वी में। इनको एक बहुत ही मेजर रोमांटिक पोइट के रूप में जाना जाता है, जैसे कि आप वर्ड्सवर्थ, कीट्स और कॉलरिज के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह के रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, उसी तरह की रोमांटिसिज्म इनकी पोइट्री में भी देखने को मिलता है। लव फॉर नेचर, ओपन नेचर, द ह्यूमन फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, मेलनकोलियस एस्पेक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन हिज पोएम्स। सो लेट अस नाउ कम टू द पोएम। यदि हम बात करें प्रेजेंट पोएम की, ओड टू द वेस्ट विंड, तो ओड टू द वेस्ट विंड जो है वो 1819 ईस्वी में लिखी गई थी और इन्हें पीवी शैली की बेस्ट पोएम्स में से एक माना जाता है। द पोएम वेस्ट विंड वॉज पब्लिश्ड इन 1819 एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ शैलीज लिरिक्स। Written in woods near Florence, it was composed on a day when the west wind was both mild and animating. The poem celebrates the elementary rush of the wind. Metaphor succeeds metaphor and simile follows simile. The rhythm of the poem also keeps pace with the tempestuous gale. The first 3 stanzas are in praise of the west wind, from destroyer to bringer of clouds. It moves rapidly from the Mediterranean Sea to the Atlantic. The next part is expressive of personal anguish to be followed by hopes of a happier future. यदि हम इस पोएम की बात करें वेस्ट विंड की, तो इसका कंपोजिशन 1819 ईस्वी में हुआ था और इन्हें शैली की वन ऑफ द बेस्ट लिरिक पोएम्स में से एक माना जाता है। ये फ्लोरेंस में जो वुड्स हैं, जंगल है, वहाँ पर लिखी गई थी और उस समय लिखी गई थी जबकि वेस्ट विंड चल रही थी, जो कि माइल्ड भी थी और एनिमेटिंग भी थी। और इस पोएम में जो एलिमेंटल रश है विंड का, जब विंड चलती है तो उसके अपने साथ डिस्ट्रक्शन भी लाती है और प्रिजर्व भी करती है कुछ चीज़ों को, तो सब एलिमेंट्स के बारे में इस पोएम में डिस्कस किया गया है। इसमें बहुत सारे मेटाफर्स यूज किए गए हैं, सिमिली यूज की गई है और पोएम की जो रिदम है वो भी जैसे हवा चलती है जो कि तूफानी हवा है, टेम्पेस्चुअस
जो विंड है उसकी तरह ही इसकी पोइट्री की रिदम जो है वो भी उतार चढ़ाव उसमें होते रहते हैं। अब यदि बात करें पोएम की, तो इसके जो फर्स्ट 3 स्टैंजाज हैं उनमें राइटर ने वेस्ट विंड की प्रेज की है, उसकी प्रशंसा की है। उसको प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर दोनों ही रोल में इस राइटर ने रिप्रेजेंट किया है विंड को, वेस्ट विंड को, जो कि फ्रॉम डिस्ट्रॉयर टू ब्रिंगर ऑफ क्लाउड्स, एक तरफ तो ये डिस्ट्रक्शन करती है, नष्ट कर देती है सारी चीज़ों को, और उसी के साथ ही ये क्लाउड्स यानी बादल लेकर के आती है। और मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर जो है, उससे अटलांटिक सागर की तरफ किस तरह से ये तेजी से आगे बढ़ती है उसके बारे में बताया गया है फर्स्ट 3 स्टैंजाज में। और आगे का जो पार्ट है उसमें पर्सनल एंग्विश के बारे में बात करता है, उसका जो पर्सनल लॉस है उसके बारे में बात करता है कि कभी एक समय पे वो भी वेस्ट विंड की तरह था। जो राइटर है उसके अपने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज जिनको कि डिस्कार्ड किया गया था उस समय की सोसाइटी के द्वारा, उनके बारे में बात करता है। तो लास्ट पार्ट में वो पर्सनल एंग्विश की बात करता है, जो कि फिर ये जो पोएम एंड होती है वो एक हैप्पी नोट पे एंड होती है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। वो कहता है कि ठीक है, मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन फिर भी वो समय जरूर आएगा जब लोग मेरे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को प्रेज भी करेंगे और एक्नॉलेज भी करेंगे। तो ये पोएम बहुत ही मीन्स ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं। स्टार्टिंग इसकी जो है वो ऑप्टिमिज्म में नहीं होती, लेकिन एंड जो होता है इस पोएम का वो एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे होता है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यदि हमारे जीवन में कुछ मुश्किल, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। सो लेट अस कंटिन्यू विद द पोएम इटसेल्फ। अच्छा, यदि हम ओड की बात करें तो ओड एक शॉर्ट लिरिक पोएम होती है। एक्चुअली लिरिकल क्वालिटी इसमें होती है। और ओड्स हमारे यहाँ 2 तरह के लिखे गए हैं, होरेशियन ओड और पिंडेरिक ओड्स। होरेशियन ओड कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट होते हैं और पिंडेरिक ओड्स जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं। पिंडार ने जो लिखे थे उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो लेट अस कम टू द पोएम इटसेल्फ। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing, yellow and black and pale and hectic red. Pestilence stricken multitudes, O thou who chariotest to their dark wintry bed. अब यहाँ पे राइटर जो है वाइल्ड वेस्ट विंड को एड्रेस कर रहा है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। सो हियर द पोएम इज एन एड्रेस टू द वेस्ट विंड. The repetition of the sound W is beautiful. These words and the sound suggest movement of the west wind. O wild west wind, thou. Thou means you. Breath of autumn's being. Breath, spirit. Breath of autumn's being means a precursor of autumn life or vitality of the autumn. पतझड़ के जीवन को व्यक्त करती है वेस्ट विंड. Thou from whose unseen presence the leaves dead. Thou, your unseen presence, its power can be felt, not seen. जो वायु हमारे आसपास चलती है वेस्ट विंड स्पेशली, तो हम उसको महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते. Thou from whose unseen presence the leaves dead, and the leaves are dead when the autumn season comes. When the west wind blows, the leaves are dried and they become dead and faded. Are driven like ghosts from an enchanter fleeing. When the dead leaves, they are flying here and there with the stroke of the west wind. They are appearing as if the dead and fallen leaves resemble clouds of people struck by some epidemic disease. सूखे हुए पत्ते जब वेस्ट विंड के साथ इधर उधर गिरते हुए नजर आते हैं, इधर उधर उड़ते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे लगता है कि कोई व्यक्ति छूत की बीमारी से ग्रस्त हो गया है और लोगों की भीड़ से दूर जा रहा है. पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स. मल्टीट्यूड्स मीन्स बहुत सारा, ग्रुप में, क्राउड वी कैन से. आर ड्रिवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लीइंग. Thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing. और कभी कभी कैसा महसूस होता है जैसे कि कोई घोस्ट है जो कि अनविजिबल है और उसके द्वारा फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लीइंग, वो किससे भाग रहा है? एक एन्चांटर से, एक ऐसे व्यक्ति से जो कि सबको अपने वश में कर लेने वाला है, उससे दूर वो घोस्ट भाग रहा है.
येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। और ये जो लीव्स हैं जो कि ड्राई हो चुकी हैं, डेड हो चुकी है, वो कैसी हैं? कोई येलो कलर की है, कोई ब्लैक कलर की है, कोई पेल है, फेडेड कलर की है, और किसी किसी जो पत्ती है उसका कलर कैसा हो गया है? हेक्टिक रेड। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स। और ये सारी की सारी कैसे लग रही हैं? जैसे कि इनको कोई छूत की बीमारी हो गई हो। डेड एंड फॉलन लीव्स रिजेंबल crowds of people struck by some epidemic disease. O thou who chariotest to their dark wintry bed. Chariotest carries them as if on the chariot. The leaves which are of different colors, which are having different shades and colors, they are being carried away by the west wind as if on its wings to their dark wintry bed. Dark wintry bed means they are being carried to the deeper part of the earth and they are being buried over there. Wintry bed. So he says that the west wind, which is the symbol of might and power, it brings about revolution wherever it blows. These lines describe the effect of the west wind on the earth. It blows in the autumn season. It is the very life of autumn. The different operations of autumn are not possible without the west wind, though it is not seen. Yet its presence drives away the dead leaves. These dry leaves are of different colors. Some are yellow, some are black, some are red, some are faded. They fall off in such large numbers that they appear to have been stricken by some disease. The poet describes the scattering of the dry leaves with the help of a beautiful simile. Just as a magician drives away the ghost and the evil spirits, in the same way the dry leaves fly in the presence of the west wind. It is invisible power. Though its effects can be seen, they are visible. Like the invisible power of the magician, it drives the dead leaves away. तो यहाँ राइटर जो है वो वेस्ट विंड के इफेक्ट की बात करता है, और ये पोएम जो है सिमिली और मेटाफर का बहुत ज़्यादा इसमें उपयोग किया गया है। राइटर कह रहा है कि वेस्ट विंड जो है, पश्चिमी हवा जो है, पछुआ हवा हमारे यहाँ जिसे कहते हैं, शक्ति और क्रांति का प्रतीक होती है। यह जहाँ भी प्रवाहित होती है क्रांति ला देती है। इन पंक्तियों में वायु के धरती पर पड़ने वाले प्रभाव को राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया है। यह हवा शिशिर ऋतु में, जिसे कि हम ऑटम सीजन कहते हैं, उसमें बहती है। यह उसकी प्राणवायु कही गई है। वेस्ट विंड जो है वो ऑटम सीजन की प्राणवायु है। यह ऋतु के विभिन्न कार्यकलाप पश्चिमी वायु के बिना संभव ही नहीं हो सकते। चाहे यह दिखाई नहीं देती तो भी मुरझाए हुए पत्तों को उड़ाते हुए उसे देखा जा सकता है। ये मुरझाए हुए सूखे पत्ते कभी पीले, कभी फीके रंग के, कभी लाल, कभी काले, कभी हरे आदि विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। वे असंख्य पत्ते जब एक साथ गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने इसे गिरा दिया हो। गिरते हुए पत्तों का वर्णन कवि ने विभिन्न सुंदर उपमाओं के द्वारा किया है, जैसे कि एक जादूगर अपने जादू के बल से प्रेतों और दुरात्माओं को गायब कर देता है, उसी प्रकार पश्चिमी वायु ने मुरझाए हुए और सूखे पत्तों को भी उड़ाकर गायब कर दिया है। इसकी अदृश्य शक्ति का इसके प्रभाव से ही पता चल सकता है। और ये सूखे पत्ते कैसे लग रहे हैं? जैसे कि एक साथ एपिडेमिक्स जब आते हैं, पेस्टिलेंस जब आता है, तो सारे के सारे लोग एक साथ कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उसी तरह से ये सूखे पत्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी बीमारी से ये सूख गए हैं। Thank you all. It's enough for today. In the remaining part of the poem, we will continue tomorrow. Thank you all.